गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम। अब कोल एंड पेट्रोलियम आपसे दिमाग में कुछ ना कुछ आ गया होगा कि कोल एक हार्ड मटेरियल ब्लैक सा होता है और पेट्रोलियम आपके दिमाग में पेट्रोल डीजल के बारे में थोड़ा सा आ गया होगा। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि कोल क्या है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, क्या क्या यूजेस हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में जानेंगे। वी यूज़ वेरियस मटीरियल्स फॉर आर बेसिक नीड्स। हम बहुत सारे मटीरियल्स को यूज़ करते हैं हमारे बेसिक नीड्स के लिए। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। अब कुछ जो है नेचर हमें खुद देता है और कुछ जो है वो ह्यूमन ने बनाया हुआ है, जो हम लोगों ने बनाए हैं। अब एक्टिविटी 2 जो है हम देखेंगे कि नेचर ने हमें कौन कौन से नेचुरल चीज़ें कौन कौन सी हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और मैन मेड चीज़ें कौन कौन सी हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं। ये आप लिस्ट बना के थोड़ा सा देंगे। आपको 10 आइटम्स नेचुरल चीज़ों की लिखनी है, 10 मैन मेड की। ओके, तो अब ज़रूरी नहीं है कि डेली जो आप यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आप मंथली भी, अगर मतलब मंथ में भी आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं आप लिख सकते हैं इसमें। ओके, तो विद इन अ मंथ आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। Does this list include air, water, soil, minerals? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. अब natural resources कौन से होते हैं जो कि नेचर ने हमें दिए हुए हैं। ओके, जैसे कि हवा, पानी, ज़मीन और मिनरल्स। मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपकी सैंड है, उसके बाद आपका आयरन है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद निकल है। ये सारे क्या हैं? मिनरल्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचर ने हमें पहले की दी हुई हैं और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। कैन वी यूज़ ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हम सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हर नेचुरल रिसोर्स को हम हमेशा के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो लिमिट के साथ आती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। अब कैन एयर, वाटर, सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या हवा, पानी या फिर ज़मीन एग्जॉस्ट हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, ख़त्म हो सकते हैं? एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म होना, ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? क्या पानी जो है वो एक लिमिटलेस रिसोर्स है, कभी ना ख़त्म होने वाला रिसोर्स है? इन द लाइट of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into 2 kinds. अब जैसे कि अवेलेबल होती हैं चीज़ें नेचर में, जैसे कि हमें मिलती हैं, उनके बेस पे हम ये देख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 काइंड्स में, 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनएग्जॉस्टिबल का जैसे कि मतलब, एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म होना। जब हम बोलते हैं, जब हम भाग के आते हैं कहीं से, हम बोलते हैं आई एम टोटली एग्जॉस्टेड। इसका मतलब हम पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, मतलब हमारे अंदर एनर्जी नहीं बची है किसी काम को करने की। तो वैसे ही इनएग्जॉस्टिबल का मतलब जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें दिए हैं और जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लिमिटलेस। These resources are present in unlimited quantity in nature. ये नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में हैं, कभी ना ख़त्म होने वाली क्वांटिटी में हैं। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये लोगों के काम करने से, लोगों की जो भी हम इनको यूज़ कर रहे हैं, उससे ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे कि सनलाइट, जैसे कि हवा, इन चीज़ों को कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि ख़त्म हो जाते हैं हमारे यूज़ के साथ, अगर हम उनको ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर, ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचर ने हमें दिए हैं और जो कि लिमिटेड हैं, एक लिमिट है उनकी, तो उनको क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नाम देख लीजिए, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज या लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरे होते हैं इनएग्जॉस्टिबल
या फिर लिमिटलेस नेचुरल रिसोर्सेज, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इन रिसोर्सेज की, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की? फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, आपके जंगल जो हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ जो नेचर है, जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे टाइगर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे जैसे वल्चर्स हैं, आपने देखा होगा वल्चर्स आजकल नहीं मिलते हैं, पहले होते थे, तो धीरे धीरे उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया है। तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जानवर बहुत सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। मिनरल्स हो गए आपके, जैसे कि आपको बता रहे थे, आयरन हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, ये सारे मिनरल्स जो हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सब क्या हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि ख़त्म हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, इसलिए इनको जुडिशली यूज़ करना चाहिए। अब एक्टिविटी 2 अब देखेंगे क्या है ग्रुप एक्टिविटी। टेक सम कंटेनर्स, कुछ कंटेनर्स लीजिए। कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हम कुछ चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे कि आपका बीकर है, ग्लास है, वो एक कंटेनर है। ओके, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम्स, टॉफ़ीज़, इनमें से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। पॉपकॉर्न ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, रोस्टेड ग्राम ले सकते हैं, टॉफ़ीज़ ले सकते हैं, ये 2-3 चीज़ों को लो। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। आप स्टूडेंट्स के साथ साथ बच्चों के ग्रुप बनाइए, उनको देखिए। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इंटू 3 सब ग्रुप्स। अब हर ग्रुप को 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए, कंटेनिंग 1, 2 and 4 स्टूडेंट्स। एक में 1 बच्चा रखिए, एक में 2 रखिए और एक में 4 रखिए। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। अब देखिए उनके अंदर आप लेबल कीजिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। ये जो सब ग्रुप्स हैं ये आपको बताएंगे कि कैसे चीज़ों को कंज्यूम किया जाता है। कंज्यूमर्स जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ों को खाते हैं या जो चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो कंज्यूमर्स होते हैं। तो हमें कंज्यूमर्स क्यों कहा जाता है जब हम चीज़ों को ख़रीदने जाते हैं? क्योंकि हम उन चीज़ों को ख़रीद रहे हैं, हम उन चीज़ों को आगे अपने यूज़ के लिए लेते हैं। These subgroups represent the consumers. As population is growing, second and third generations have number of consumers. और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, आपने देखा पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रो हो रही है, तो सेकंड और थर्ड जनरेशन है उनके कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अभी अगर 100 करोड़ बंदा है, 100 करोड़ हमारी आबादी है, तो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी आप लगा लीजिए इसका डबल होंगे, तो 200 करोड़ आबादी हो जाएगी, उतने ज़्यादा कंज्यूमर्स हो जाएंगे। ओके, तो चीज़ें उतनी ही रहती हैं और कंज्यूमर्स बढ़ते जा रहे हैं। ओके, नाउ अगर आप इन चीज़ों को हर ग्रुप में बांटना शुरू करेंगे, पहले ग्रुप के पास 1 आएगी, दूसरे ग्रुप के पास, अगर पहले ग्रुप को आप सारा बांटोगे तो वो सारा बढ़ जाएगा, उसके पास ज़्यादा अमाउंट आएगा। दूसरे ग्रुप को अगर आपने सारा बांटना होगा, उसके पास थोड़ा सा कम अमाउंट आएगा, आधी आधी चीज़ें आएंगी। जो तीसरा ग्रुप होगा जो कि 4-4 बच्चों का ग्रुप है, उसमें आप अगर बांटोगे तो वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आएगा। तो आप देखिए वो चीज़ें हैं, वो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे चीज़ों जो यूज़ हो रही हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, उनके अमाउंट हम कम यूज़ कर सकते हैं। नाउ पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। एक फुल कंटेनर जो है वो हर ग्रुप को दे दीजिए। आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। अब जो ईटेबल्स उसमें डाले हैं, जो खाने की चीज़ें उसमें डाली हैं, जो पहला जनरेशन आप उनको खाने के लिए बोलिए। जैसे आप खाने के लिए बोल रहे हैं, नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। जब वो खाना शुरू हो जाते हैं, फर्स्ट वाले थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद सेकेंड जनरेशन को भी बोलिए आप भी खाना शुरू करिए। नाउ अब आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर। आप देखिए, अब कंज्यूमर्स को बोलिए कि आप ये भी ध्यान देना है, बच्चों को ये बोलिए कि ये भी ध्यान देना है, आपको देखना है
कि जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं और लोग उस पर खाते जा रहे हैं। और अब थर्ड जनरेशन को भी बोलिए कि आप भी उसमें से खाइए, तो अब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, चीज़ों का ये आपकी मात्रा है, खाने की जो चीज़ मिली हुई है वो उतनी ही है, लेकिन जो खाने वाले इंसान हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको चीज़ें कम कम आती जाएंगी। बट फाइनली ऐसा होगा कि कुछ देर के बाद जो चीज़ें आपकी ज़्यादा देर चल सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग उसको खा रहे हैं, वो चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। नाउ फाइनली ऑब्जर्व दैट, सॉरी, if something is left in the container, ask third generation from each group to consume it। अब अगर कुछ बचा होता है तो थर्ड जनरेशन को बोलिए आप भी उसमें से कंज्यूम करिए, आप भी उसमें से खाइए। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट। अब आप देखिए कि क्या सारे के सारे थर्ड जनरेशन के कंज्यूमर्स को वो चीज़ मिली है खाने को। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर। अब ये भी देखिए कि क्या उस कंटेनर में कुछ बचा भी है। Assume that the eatables in the container represent the total availability of exhaustible resources। अब ये एज्यूम करिए कि उन कंटेनर्स में कुछ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज थे, ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज थे, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया या नेचुरल गैस होगी। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न्स। हर ग्रुप का एक अलग अलग कंजप्शन का पैटर्न है, अलग अलग पैटर्न है। हर ग्रुप जो है अलग अलग तरीके से उसको खाता है। हो सकता है आपको टॉफ़ी बहुत ज़्यादा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप टॉफ़ीज़ बहुत ज़्यादा खाइए, चॉकलेट्स अगर रखे हो चॉकलेट्स आप बहुत ज़्यादा खाइए। लेकिन हो सकता है कि उसमें ऐसी चीज़ हो जो आप बहुत कम खाते हैं तो आप उसको कम कम यूज़ करेंगे, जुडिशली यूज़ करेंगे। बट मैक्सिमम जो है वो आप चीज़ें जो है अगर आपसे ज़्यादा खाई जाती हैं आप उसको ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। तो ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न्स। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। क्या जो पहली जनरेशन के इंसान हैं क्या वो बहुत ज़्यादा लालची हैं? इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन्स एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। अब ये भी हो सकता है जो आपने ग्रुप्स बांटे थे उनमें से कुछ बंदे जो हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन, अपने नेक्स्ट फ्रेंड्स के लिए सोच रहे थे तो उन्होंने चीज़ें बचाई होंगी, लेकिन जो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो सकता है कि उन्होंने उसको पहले ही ख़त्म कर दिया होगा, थर्ड जनरेशन उसको खाने से पहले ही ख़त्म कर दें। तो आपको ये भी देखना है कि चीज़ों को जुडिशली यूज़ करना है कि बाकी वाले आपकी ही नेक्स्ट जनरेशन उसको खा सके। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। इस चैप्टर में हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ख़त्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये किससे बने हैं? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए होते हैं उनकी जो बची हुई चीज़ें होती हैं उनको फॉसिल्स कहते हैं, ये उससे बने होते हैं। These were formed by the dead remains of living organisms, जिनको बोलते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो बची हुई चीज़ें होती हैं, बचे हुए डेड रिमेन्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। इसीलिए ये जो फ्यूल्स हैं हम इनको क्या बोलेंगे? फॉसिल फ्यूल्स। हम इनको क्या बोलेंगे? फॉसिल फ्यूल्स। अब कोल कैसे बना है? कोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। आपने कोल को देखा होगा, कोयले को देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। वो एक पत्थर की तरह हार्ड होता है, पत्थर की तरह सख्त होता है, एंड ब्लैक इन कलर, और उसका कलर क्या होता है? ब्लैक, काला। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड टू कुक फूड। कोल एक ऐसा फ्यूल है जिसको खाना बनाने के भी यूज़ आता है। आजकल ये इतना यूज़ में नहीं आता, आजकल ये मैक्सिमम सिर्फ तंदूर में यूज़ होता है, कहीं कहीं पे, यहाँ बड़ी कम जगहों पे फूड कुक करने के लिए बहुत कम यूज़ होता है। अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। इससे पहले क्या होता था? रेलवे इंजन आजकल इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, बट पहले जो है वो किससे चलते थे? आपके कोल से।
कोल यूज़ किया जाता था। पुरानी मूवीज़ भी अगर आप देखेंगे उसमें देखेंगे कोल को यूज़ किया जा रहा है इंजन के अंदर डालने के लिए, जिससे कि स्टीम प्रोड्यूस होती है और उसको एनर्जी मिलती है। उसको बोलते हैं थर्मल इंजन। थर्मल जो वर्ड है वो कोल से आता है, तो उसको बोलते हैं थर्मल इंजन। देखिए, इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो मैंने आपको बोला थर्मल, ये वर्ड आता है कोल से, वो थर्मल इंजन होता है। ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, ये एक एनर्जी का सोर्स है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इंजन चल सकता है। ओके, तो इन चीज़ों का यूज़ होता है। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अब कोल जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल का काम भी करता है। ओके, जैसे कि आपकी ईंट बनाने के लिए कोल का यूज़ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो कंपनीज इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोल का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें कि चीज़ों को आपको गर्मी देनी होती है, उसके बाद ही हम उसको आराम से चीज़ों को बना सकते हैं, तो वो कोल से होती है। अब स्टोरी ऑफ कोल, कोल कैसे फॉर्म हुआ उसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। हम कोल को कोल हमें कहाँ से मिलता है और ये कैसे बनता है। अबाउट 300 मिलियन years ago द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। अब 300 मिलियन ईयर्स, 300 मिलियन साल पहले अर्थ के अंदर डेंस फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा जंगल थे। कहाँ पे? वेटलैंड्स में, जहाँ पे पानी था, वेटलैंड एरियाज, लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, जो कि थोड़े लो लाइंग थे। सारी जो धरती है वो एक प्लेन लैंड नहीं थी, लो लाइंग कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे ऐसे था। तो लो लाइंग एरियाज जो थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डेंस फॉरेस्ट थे। वो जो लकड़ियाँ थी वहाँ पे दब गई। जब वो दब गई ड्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फ्लडिंग, दीज फॉरेस्ट गेट्स बरीड अंडर द सॉइल। नेचुरल जो प्रोसेसेस हुए, जैसे कि फ्लडिंग हो गई, लैंडस्लाइडिंग हो गई, तो उससे क्या हुआ, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज जो फॉरेस्ट से उनकी लकड़ियाँ जो थी वो क्या हुआ, दब गई उसके अंदर, जो मिट्टी के अंदर। अब बहुत सारे सालों के बाद वो जो दबी हुई मिट्टी थी वो क्या हुआ, दबी हुई फॉरेस्ट से वो बरी होना स्टार्ट हो गए। वो उसके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होना स्टार्ट होगी। जब लेयर के लेयर उसके ऊपर चढ़ती गई तो वो जो अंदर लकड़ी थी वो कंप्रेस होती गई। जैसे ही वो कंप्रेस, आपने देखा किसी भी चीज़ को जब आप कंप्रेस करते हो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाती है। तो वैसे ही वो जो चीज़ें थी, वो लकड़ी जो थी, लकड़ियाँ जो थी या नेचुरल रिसोर्सेज जो थे वो क्या हुआ, हार्ड होते गए। जैसे जैसे वो हार्ड हुए और उनके ऊपर एक टेम्परेचर पड़ा, एक हाई टेम्परेचर पड़ा, जो टेम्परेचर उसके अंदर था वो बढ़ता गया, और वो जो लकड़ियाँ थी, वो जो चीज़ें थी वो क्या हुआ, और डीप होती गई। जैसे जैसे लेयर उनके ऊपर आती गई तो वो डीप होती गई, नीचे को दबती गई। उससे क्या हुआ, वो हार्ड होते गए और एक उसके अंदर एक हाई प्रेशर और एक हाई टेम्परेचर बढ़ गया। अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, डेड प्लांट्स गेट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो डेड प्लांट्स थे वो स्लोली किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में, कोयले में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन्स मैनी कार्बन्स, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। अब कोल के अंदर मेनली कार्बन होता है, कार्बन उसी के अंदर होता है। तब स्लो प्रोसेस जो है जिसमें कि डेड वेजिटेशन जो है वो कोल के अंदर कन्वर्ट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। इसको हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि ये वेजिटेशन के रिमेन से बनता है, इसलिए कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। कोल फॉसिल फ्यूल है, कार्बनाइजेशन से बनता है। कोल माइन उन्होंने शो की हुई है, ये देखिए कोल माइन के बारे में बताया है, कैसे कोल माइन है, उसके अंदर से कोल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide. जब हवा में इसको हीट किया जाता है, हवा की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कोल जो है वो मेनली कौन सी गैस को प्रोड्यूस करता है,
कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को मेनली प्रोड्यूस करता है। ओके, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल जो है वो इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस किया जाता है, किस लिए? उसके बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि कोक हो गया, कोल तार हो गया या कोल गैस हो गया। आज हम इतना ही रखेंगे। ओके बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिसको आप अच्छे से देखोगे। आपको इसमें से कोई भी समझ नहीं आएगा, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, मैं उसमें आपको हेल्प कर दूंगा। देख लीजिए, आपको नोट्स बनाने हैं, उसके बाद ये टेबल लिखना है, मैन मेड थिंग्स, नेचुरल थिंग्स। उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है लिमिटलेस, नॉन लिमिटलेस। ओके, उसके बाद एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, एग्जांपल्स के साथ क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, क्या क्या मेन फीचर्स हैं, कोल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद फॉसिल्स क्या हैं। ओके, कैसे हमें चीज़ों को यूज़ करना है कि वो आगे वाली जनरेशन उसको यूज़ कर सके, उसके ऊपर नोट लिखना है। कोल की स्टोरी, कार्बनाइजेशन हो गया। ओके, तो ये आप आराम से नोट्स बनाएंगे और ये आपका होमवर्क है, इसको मेरे को भेज देंगे। कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी कॉल करिए, मैसेज करिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।